हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है केमिस्ट्री में और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता। तो कोशिश करेंगे इसको एक इजी लैंग्वेज में समझने की कि नॉर्मेलिटी कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक पे जाएं तो नॉर्मेलिटी का सिंपल सा मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? नंबर ऑफ gram equivalence of solute dissolved in 1 liter of solution। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है इसका। क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे टर्म आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंस। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में, मोल्स के बारे में, इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे टर्म आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंस का। तो अगर आप इस चीज को समझ गए कि ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है तो आप नॉर्मेलिटी को बहुत आराम से समझ जाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई? सिंपल सी बात है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम किसमें? लीटर में। ये क्या बनता है? इसका फॉर्मूला बनता है नॉर्मेलिटी का, सिंपल सा। अब क्या होता है, यहाँ पे टर्म आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंस, इसी को हमको समझना है क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंस समझना है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट मास का। इसका फॉर्मूला आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। अब ये एक्स क्या चीज है इसको भी समझ लेते हैं भाई। एक्स क्या होता है? एक्स को हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। एक्स क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। देखो, सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इससे फॉर्मूला क्या बना नॉर्मेलिटी का? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर हम ग्राम इक्विवेलेंस को कैलकुलेट कर लें तो हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे इसलिए, क्योंकि वॉल्यूम तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अब ग्राम इक्विवेलेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास का एक अलग फॉर्मूला होता है, उसका होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे जो आ रहा है, अब ये क्या चीज है? ठीक है, एक के बाद एक चीज आएंगी, बट अब वैलेंसी फैक्टर क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखिए क्या होता है, क्या बोला मैंने कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है भाई? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एक्स क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए, केमिस्ट्री में बेसिकली 3 टाइप के केमिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई? एक आपका होता है एसिड, एक आपका होगा बेस, और फिर एक होगा आपका सॉल्ट। ठीक है, सिंपल समझते हैं कि वैलेंसी फैक्टर इजी। अगर आपको एक अगर एसिड बेस सॉल्ट ये क्वेश्चन पूछे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो एसिड के केस में क्या होता है? एसिड के केस में होती है इसकी बेसिसिटी। क्या होती है एसिड की? बेसिसिटी। आपको पता होगा कि बेसिसिटी का मतलब होता है कि एक एसिड कितने प्रोटॉन्स क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। एक एसिड कितने H+ को डोनेट कर रहा है या डिसोसिएट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम HCl का। HCl में कितने प्रोटॉन्स है भाई? HCl में आपके एक प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? एक। तो ये एसिड की अगर HCl है तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी? 1। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं H2SO4 की। किसकी? H2SO4 की। H2SO4 में ध्यान से देखो भाई, H2SO4 में कितने H हैं? 2 है ना, दिख रहा है क्लियर हमको? 2 है, तो कितना होगा इसका X? 2 हो जाएगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री है तो भाई थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेशन आएगा ही आएगा। इतना इजीली अगर हमें दिख जाए कि HCl में एक H है तो एक हो गया, H2SO4 में 2 H है तो 2 हो गया। ठीक है, और भी तो एसिड होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें समझ लेते हैं क्या होता है।
तो देखिए अभी तक क्या पढ़ा हमने, ग्राम इक्विवेलेंस समझने के लिए हमको इक्विवेलेंट मास समझना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब हम सब पढ़ते हैं, तभी तक क्या पढ़ा था हमने, एसिड के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या देखा कि HCl अगर है तो HCl में एक प्रोटॉन है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, एक होगी। H2SO4 में दो प्रोटॉन है तो उसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन क्योंकि ये केमिस्ट्री है तो इतना सिंपल चीजें होंगी नहीं। तो देखते हैं कि कुछ और भी इसमें एग्जांपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए H3PO4 H3PO3 और H3PO2, ठीक है, इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपकी आंख से दिख रहा है कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। क्वेश्चन आएगा आप 3 कर दोगे, हो जाएगा गलत। क्यों होगा गलत, समझिए क्या होता है। यहाँ पे हमको इसके लिए थोड़ा बहुत आपको केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर क्या होता है आपको वो समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्या होता है यहाँ पे H3PO4 अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, इसमें फॉस्फोरस होता है, सबको पता है फॉस्फोरस एक पेंटावैलेंट एटम है। कैसा है, पेंटावैलेंट, मतलब कि 5 बॉन्ड बनाता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो फॉस्फोरस पे हम अगर ये देखिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, कितने H है, 1 2 3 H। अब अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे जो H है वो डायरेक्टली कहाँ किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ। और सबको पता है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ऑक्सीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसलिए ये जो प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन है, ये इजीली क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या होंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। इसलिए H3PO3 की PO4 का तो आपका जो बेसिसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर हम बात करें H3PO3 के स्ट्रक्चर की तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपके पास फॉस्फोरस से पेंटावैलेंट एटम है, डबल बॉन्ड आपको ऑक्सीजन बन गया यहाँ पे, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन ये लगा, 3 ऑक्सीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाता है, H। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो आपका हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है। और क्योंकि फॉस्फोरस इज नॉट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो वो इस प्रोटॉन को डिसोसिएट नहीं करेगा इजीली। इसीलिए H3PO3 की जो बेसिसिटी होगी कितनी होगी, 2। और इसके केस में आ जाइए, इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन और कम कर दीजिए, तो यहाँ पे एक H। फिर अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच प्रोटॉन कितने हैं, 1। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। तो H3PO4 H3PO3 H3PO2 के केस में जो आपकी बेसिसिटी आ रही है वो अलग अलग आ रही है। इसके बावजूद ये 3-3 H तीनों में है, तीनों में 3-3 H है, लेकिन आपकी जो X की वैल्यू है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। एनीवेज हमारे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो HCl और H2SO4 के रिगार्डिंग ही आते हैं। तो ये आप याद भी कर सकते हो कि HCl का क्या होता है, एक होता है वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि HCl के पास एक प्रोटॉन है। H2SO4 का 2 होता है क्योंकि H2SO4 के पास 2 प्रोटॉन है, ठीक है। ये हो गया एसिड के केस में कि X की वैल्यू कितनी होगी। तो एसिड के केस में X की वैल्यू क्या होगी, उसकी बेसिसिटी। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या होता है केमिकल भाई, अगला होता है बेस। अगला क्या होता है, अगला होता है आपका बेस। तो एसिड में H होता है तो बेस में क्या होता है, OH। एसिड की आपकी होती है बेसिसिटी, तो बेस की क्या होती है, एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी। ये पेट वाली एसिडिटी नहीं है, ये बेस वाली एसिडिटी है, ठीक है। क्या होता है, एसिडिटी होता है। इसमें क्या होता है कि एक बेस कितने OH आयन को डिसोसिएट करेगा या उसके अंदर कितने OH आयन है, सिंपल है। वहां पे क्या था, H था, यहाँ पे क्या है, OH माइनस आयन है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल लेते, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, कितने OH है, एक, कितना हो गया, 1। अगला ले लेते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कितने OH है भाई इसमें, 2। X की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। सिंपल है, तो बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया 2। इसी तरीके से आपके और भी आएंगे बेसिस, कितने OH होंगे उस बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे कि उसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी, सॉरी एसिडिटी है वो कितनी होगी, ठीक है। तीसरा क्या होता है भाई, देखिए पूरे केमिस्ट्री में 3 टाइप के केमिकल्स होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, इसके अलावा कोई केमिकल होता है नहीं। तीसरा क्या है भाई, सॉल्ट। इसको भी समझ लेते थोड़ा इजी लैंग्वेज में।
हमने पढ़ा एसिड, हमने पढ़ा सॉल्ट। सॉल्ट में क्या होगा? सॉल्ट में सिंपल सा होता है कैटायन पे चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन क्या होता है भाई? जिसे पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl में जो कैटायन का चार्ज कितना है? +1 का, तो X कितना हो जाएगा? +1। आपका AlCl3 है, इस पे चार्ज कितना है? +3 है ना भाई। इधर से ऐसे होता है ना, क्रॉस करके बॉन्ड बनता है, कितना है? +3। AlCl3 में कैटायन का चार्ज कितना है भाई? +3 है, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +3। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हम समझ गए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और आप ये भी समझ गए कि एसिड, बेस और सॉल्ट के केस में आपको X की वैल्यू कैसे निकालनी है। सिंपल है, अगर एसिड है तो उसके पास कितने H+ आयन है, अगर बेस है तो उसके पास कितने OH- आयन है, और अगर सॉल्ट है तो कैटायन का चार्ज कितना है। बस हम ये देखते हैं, वही आपकी क्या हो जाती है? X की वैल्यू जाती है। लेकिन फिर से हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और यहाँ पे क्या आया निकाला आपने? इक्विवेलेंट मास। दोनों अलग चीजें हैं। यहाँ पे आपने निकाला इक्विवेलेंट मास, और यहाँ पे क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम। तो अब इक्विवेलेंट मास से हम निकालते हैं ग्राम इक्विवेलेंस को। कैसे निकालते हैं? तो ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आपका होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। बस आप ये दो चीज निकाल लो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करके देखेंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए हम नॉर्मेलिटी को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या होता है भाई। तो अभी हमने पढ़ा, तीन चीजें पढ़ी हमने। पहले पॉइंट, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। याद रखना क्या है? लीटर में, ठीक। उसके बाद हमको अगर ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है, उसके लिए हमको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए क्या होता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना मैंने अभी बता दिया डिटेल में आपको। और उसके बाद जब आप इक्विवेलेंट मास निकालोगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंस निकालना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इन सब चीज को निकाल के हम नॉर्मेलिटी को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि अगर 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 है, 500 ml सॉल्यूशन में है, तो उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो देखिए आपको इसमें क्या क्या चीजें दे दी हैं। सबसे पहले आपको दे दिया है गिवन मास, कितना दिया है? 0.98 ग्राम। गिवन मास कितना दिया भाई? 0.98 ग्राम, ठीक। उसके बाद इक्विवेलेंट मास आपको निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास निकला कैसे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन X। अब क्योंकि क्वेश्चन में H2SO4 दे दिया है, तो आप इक्विवेलेंट मास बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो भाई? H2SO4 क्या है? एक एसिड है। एसिड के केस में इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना होता है? एसिड की बेसिसिटी, मतलब कि एक एसिड कितने प्रोटॉन्स डोनेट करेगा या कितने प्रोटॉन्स रिलीट करेगा। तो अभी हमने जस्ट देखा कि H2SO4 में जो H2 है, ये दोनों कितना उसका बेसिसिटी होगा? 2। तो X कितना हो जाएगा? 2। जैसे आपको 2 पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी आती होगी, आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है? हाइड्रोजन का 2 होता है, प्लस 2 दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा ये? 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 × 4 प्लस सल्फर का 32 होता है, 32। सल्फर 1 है तो 32। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 98। मतलब कि H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 98 होता है। तो आपको ये पता चल गया।
कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है भाई 98। सॉल्व कर दो क्वेश्चन, अब तो सब कुछ बोर्ड पे है, क्या करना है? सबसे पहले आप निकालो इक्विवेलेंट मास। कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? तो आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला हमने 98। अगर मॉलिक्यूलर वेट निकालना नहीं आता तो केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स, एक्स क्या होता है भाई? इसका वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मतलब कि 2 कितना है, क्योंकि H2SO4 है, हमेशा 2 नहीं होगा, H2SO4 है इसलिए एसिड है। कितने प्रोटॉन एसोसिएट करे, कितने करता है? 2 करता है, तो कितना हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट मास आपका आएगा 49। अब आपने निकाल लिया इक्विवेलेंट मास। कैसे निकाला भाई? तो ग्राम, अब आपको क्या करना है कि इसी इक्विवेलेंट मास से आपको ग्राम इक्विवेलेंस निकालना है और आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो हम नॉर्मेलिटी को ये भी तो लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंस क्या लिख सकते हैं? गिवन मास, जिसको आप x मान लो, x अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम किसमें? लीटर में। क्वेश्चन में किसमें दिया हुआ है? ml में। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देख लीजिए, बहुत सिंपल है। क्या करना है? x की कितना है भाई? गिवन मास कितना दिया क्वेश्चन में? 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम अपॉन आपका इक्विवेलेंट मास कितना निकाला आपने? 49। कितना हो जाएगा? 49 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया क्वेश्चन में? 500। किसमें दिया है? ml में। तो आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? लीटर में। तो 500 का डिवाइड कर दो भाई 1000 से, कर लोगे ना 500 का 1000 से डिवाइड। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा ये? 0.98 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 500। ये आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 0.04। 0.04। अब इसकी यूनिट भी तो होगी, क्या होगी यूनिट? ग्राम इक्विवेलेंस अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो क्या हो जाएगी यूनिट? ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। 0.04 ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर, ये इसका आंसर होगा। इतना सिंपल है, नॉर्मल समझना। इसके और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप सॉल्व करके मेरे को आंसर बता देना कितने हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।